नमस्कार दोस्त, बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन फिर एनजीओ के लिए देने वाला हूँ। और आज जो इस वीडियो पे होगा वो होगा जो हमारा एफसीआरए इंटरनेशनल फंडिंग के लिए आपको बताया था मैंने, एक एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन लेना होता है। अभी एफसीआरए का जो एक बिल आया है 2026 में, उस पर बहुत हंगामा हो रहा है। आप बहुत सारी यूट्यूब वीडियो पे देखना, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के, नहीं हम ये बिल को पास नहीं करने देंगे। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बिल है क्या। सबसे पहले समझते हैं ये जो बिल है एफसीआरए एक्ट 2026 कौन से एक्ट को रिप्लेस कर रहा है। एफसीआर एक्ट 2010 को, ये सारे हर जगह आपने देखा होगा 2010। अब मैं आपको बताता हूं ये एक्ट बना क्यों था और कब बना था। इससे पहले जाएंगे 1976 में। दोस्तों 1976 में इंडिया एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस कर रहा था और वो था टेररिस्ट एक्टिविटीज, है ना। तो कश्मीर में आपको याद होगा, पंजाब में आपको याद होगा। तो 1976 में जब एक रिपोर्ट आई आईबी की और गवर्नमेंट को सबमिट हुई तो ये पता लगा कि एनजीओज हैं इंडिया में, तो बाहर की कंट्री उन्हें फंड करती हैं और उस फंड का कुछ मिसयूज भी हो जाता है। किन एक्टिविटी में होता है यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, जो मैं आपसे कह रहा हूँ। उस चीज को बचाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट की लायबिलिटी होती है कि देश को सेफ एंड सिक्योर रखें, 1976 में एक्ट बना एफसीआरए। इस एफसीआरए का पर्पस था कि अगर आप बाहर से फंड लें, हम आपको मना नहीं कर रहे किसी भी एनजीओ को, लेकिन अगर आप इसे फंड ले रहे हैं तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, सो दैट उनका मॉनिटर हो और जिस पर्पस के लिए आपने फंड लिया है उसे वो यूज होना चाहिए। तो पहला एक्ट आया 1976 एफसीआरए एक्ट। लेकिन जब ये एक्ट बना पहली बार तो इसमें काफी सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी एनजीओ के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे एनजीओ ने एफसीआरए की परमिशन के लिए फाइल लगाई तो 3 साल 4 साल लग जाए, आपको फाइल का रेस्पॉन्स ही नहीं आएगा, क्योंकि एक्ट में ये नहीं लिखा हुआ था कि कितने दिन तक गवर्नमेंट को अप्रूवल करनी पड़ेगी। जैसे 1280G में लिखा हुआ है 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें ऑर्डर पास करना पड़ेगा, ऐसी एफसीआरए में नहीं था। बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी। इसे रेक्टिफाई करने के लिए जब गवर्नमेंट ने नोट किया तो एफसीआरए एक्ट 2010 आया उसे रेक्टिफाई करने के लिए। 2010 में वो सारी चीजें रेक्टिफाई करी गई। फिर जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो काफी सारी प्रॉब्लम आती हैं, लोग उसे लॉ मेकर इज द लॉ ब्रेकर बन जाते हैं। जो टेक्निकल बंदे होते हैं उसमें से उसका लेखना निकाल लेते हैं, गवर्नमेंट फिर उसे रेक्टिफाई करती है। तो 2010 में ये एक्ट बना। उसके बाद 2020 में कुछ अमेंडमेंट्स आए और अब 2026 में एक नया बिल आया और उस बिल में एक बहुत मेजर गवर्नमेंट ने एक प्रॉब्लम फेस करी और इसलिए ये बिल लेके आए। ये क्या प्रॉब्लम थी ये मैं आपको बताने वाला हूँ। पुराने एक्ट में ये था कि अगर कोई एनजीओ को फंड चाहिए बाहर से तो आपको परमिशन लेनी है। परमिशन आपको मिल गई और वो परमिशन मिलेगी आपको 5 साल के लिए। 5 साल बाद आपको अपना जो सर्टिफिकेट है वो रिन्यू कराना है, उसके बाद आप एलिजिबल होंगे फंड लेने के लिए। तो 2010 में अगर आपने एफसीआरए है, आप फंड ले रहे हैं और 5 साल बाद आपको रिन्यू कराना है और रिन्यू आपका नहीं हुआ तो जो आप आगे फंडिंग नहीं ले सकते, पहला पार्ट। और दूसरा, जो आप फंडिंग ले चुके हैं उसमें जो आपने असेट्स परचेज करी हुई हैं, इमोल प्रॉपर्टी परचेज करी हुई है, उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है एग्जिस्टिंग में। तो ये वाली चीज गवर्नमेंट को रेक्टिफाई करनी थी कि भाई आज मैं एक एनजीओ को रजिस्टर कराऊं, 5 साल के लिए फंडिंग मिल गया, लैंड परचेज कर ली, उसके बाद ना मिले वो आपके पास पड़ी रहेगी, तो गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल करेगी नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि इस बिल में हम एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को अपॉइंट करेंगे। अगर कोई एनजीओ एफसीआरए में रजिस्टर्ड थी, खूब फंडिंग ले रही है, उन्होंने अपनी इमोल प्रॉपर्टी परचेज करी है, कोई स्कूल बनाया, कोई हॉस्पिटल बनाया, कुछ भी व्हाटएवर, और अगर उसका एफसीआरए किसी भी तरह से रिन्यू नहीं होता, कैंसिल हो जाता है, सीजेशन हो जाता है, सीज हो जाता है, तो भी इस केस में डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को राइट आ जाएगा और वो जो उसके पास जो फंडिंग पड़ी हुई है या जो उस पे असेट्स पड़ी हुई हैं उसका कंट्रोल उस पे आ जाएगा। अब उसे चलाना है या उसे सेल करना है, उसे क्या करना है, सब जो अथॉरिटी जो डिसीजन लेगी वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी लेगी। ये मेन प्रोविजन है इस चीज का। तो इसमें क्या बुराई है मुझे ये समझ में नहीं आया। अगर आपके पास गवर्नमेंट का फंड, जब ये फंड आया था तब भी तो देश के डेवलपमेंट के लिए आया था। अब गवर्नमेंट कह रही है लाओ जी मैं करूंगी क्योंकि आपका कैंसिल हो गया, कहीं ना कहीं वोलेशन जरूर हुआ है। तो फिर इसमें मेरी ओपिनियन ये है कि भाई इसमें कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन इंडिपेंडेंट जो एनजीओज है वो कहती हैं कि जी हमारा तो आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट दिया हुआ है, हमें तो उसमें दिक्कत आ रही है, आपने तो उसे वोलेशन कर दिया। तो ये आपका ओपिनियन है, सबके ओपिनियन अपने अपने हो सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा गवर्नमेंट जो भी प्रोविजन लाती है वो अच्छे के लिए लाती है, यूटिलिटी के लिए लाती है। आपको शुरू में अनकंफर्ट होता है लेकिन उसके बाद वो बहुत कंफर्ट, अगर आप देश के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, अच्छे पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी आपका साथ देती है, आपके अगेंस्ट कभी नहीं जाती। दोस्तों ये मेरा ओपिनियन है, तो मेरे ओपिनियन को आप लो मत मान लेना। ये तो मैं अपना, क्योंकि आई एम एक्सपर्ट इन दिस एरिया, तो मुझे लगा तो मैं आपको शेयर करूं। तो इस बिल में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं मेनली जो इसके फेवर में है। काफी सारे मेरे क्लाइंट से बात हुई, उन्होंने कहा सर इसमें क्या बुराई है, कुछ भी बुराई नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ कहते हैं नहीं सर हमें तो दिक्कत है। अब दोनों की टेंडेंसी क्यों अलग अलग है यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। कुछ चीज बाय डिफॉल्ट भी होती है कि यार ऐसा क्यों सोच रहे हैं। तो नॉर्मली जो इसका जो अपोजिशन है या जो इसके फेवर में नहीं है वो तीन ही चीज कहते हैं कि जो आर्टिकल 14 इक्वलिटी का, आर्टिकल 19 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, और आर्टिकल 21 जो है ड्यू प्रोसेस के खिलाफ है, तो इसलिए हमें ये इससे प्रॉब्लम है। मुझे नहीं पता आपका क्या व्यू है, मैं ये जानना चाहता हूँ। मेरे फॉलोवर्स जो भी कहते हैं उनका व्यू जरूर देना। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है इसके बारे में, कोई भी अपडेट
अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट भी करूंगा। अपना व्यू भी जरूर बताना, विद रीजन बताना, विदाउट रीजन मत बताना, विद रीजन बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियो फंडिंग पे है, SBI फाउंडेशन की फंडिंग पे वीडियो आएंगी और फंडिंग पे वीडियो आएंगी, आपको बेनिफिट होगा। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।